Welcome to Think Like UPSC. Let's dive into the world history. Here it is a pictographical representation of the world history and its time frame basically like mid 18th century onward it started main thing. तो हम देखेंगे फॉल ऑफ देखा हमने ये एक सेकेंड लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट एज ऑफ डिस्कवरी एंड साथ में इधर आपका यहाँ से आपका रेनेसांस स्टार्ट हो जाता है, न्यू एज आ जाती है। तो जैसे ही न्यू एज आती है तो उसके बाद से ही ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट होता है सभी जगह ग्लोरियस लाइक मेजॉरिटली जैसे ही न्यू लोग सोचने लग जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। रेनेसांस बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एज। तो हम यहाँ फोकस करेंगे कौन कौन सी थीम पे, रिवॉल्यूशन पे जो हमारा यूपीएससी में सिलेबस है, कोलोनिज्म पे, इम्पेरियलिज्म पे एंड मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है। इसके अंदर में सबसे पहले हमारा टॉपिक जो यूपीएससी ने सिलेबस में डाला हुआ है दैट इज़ योर 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसके बाद हमारा है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर, then withdrawal of national boundaries and colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी हैं एंड उनके फॉर्म और इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो यहाँ हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसकी लर्निंग्स एंड ऑल सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में करना है तो आई वुड रिकमेंड क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ लो। क्लास 9th की एनसीईआरटी इनफ है, अगर आपने वो कर लिए तो बहुत इनफ है बस। और मेरे हिसाब से उतना भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कॉजेज़ पता होने चाहिए, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे या उसके आउटकम क्या थे, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, मोनार्की किस तरह से ख़त्म हुई, क्या रीज़न था जो मोनार्की हटानी पड़ी थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके बाद सिर्फ यही रीज़न था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न था या कुछ और भी था। तो वो सारा हम डीप में पढ़ेंगे इसमें। कोल्ड वॉर हुआ था या पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ किस तरह से। सबसे पहले हमारा देख लेते हैं मिड 15th सेंचुरी ऑनवर्ड से प्रेजेंट डे आज की डेट में ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है अभी हमारे ऑल ओवर लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल हमने जो देखा दैट इज़ व्हाट ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग चेंज्ड अ लॉट जो हम पास्ट हिस्ट्री से देखते हैं। तो बिगिन टिपिकली हमारी रेनेसां से स्टार्ट होती है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, यहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाता है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल नोप्ले, दिस इज 1453 ऑनवर्ड। और इसके बाद में ग्लोरियस अमेरिकन, सबसे पहले आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस तरह से ये सारे रिवॉल्यूशन होंगे पोस्ट कोल्ड वॉर। और इसके बाद ये हमने ये डायग्राम दे रखा है 15th to 17th ये आपका ये है। देन 17 to 18th एज ऑफ अब्सोल्यूटिज्म है, एनलाइटमेंट एंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आएंगे यहाँ पर। 18 to 19th सेंचुरी ऑनवर्ड आपके स्टार्ट हो जाते हैं अमेरिकन, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये वाले यूपीएससी के लिए मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड हिस्ट्री ना आपकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 19th सेंचुरी ऑनवर्ड नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड इटली। एंड अर्ली में 20th सेंचुरी ये अब WWI और रशिया और रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ वर्ल्ड वॉर हुआ था इस टाइम पे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, फिर कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन हो गया, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड कोलैप्स ऑफ USSR, राइज ऑफ चाइना एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम यहाँ स्टार्ट हो गया। अब हमें बोला क्यों गया है कि हमें ये पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैटर क्या है, क्योंकि इससे अगर हमने ये पढ़ लिया तो हम ना जियो पॉलिटिक्स को ना काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम ईस्ट पॉलिसीज़ एंड ऑल उसको अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड इंडिया, इनके पॉलिटिकल रिलेशंस को बिल्ड कर पाएंगे। बिकॉज इफ़ यू नो द पास्ट ऑफ द different countries, their struggle, their problems, it becomes quite easy for a diplomat to make a relation quite healthier and to coordinate with the different countries. So it's like this. तो प्रोवाइड क्या करता है आइडियोलॉजी, जैसे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेसिज्म, ये क्या है तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज देते हैं। और रिवॉल्यूशन जो हुए हैं ना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसने हमारे इनके कॉजेज़ क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या छोड़ के गए हैं,
ऑन सोसाइटी एज वेल एज पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, और नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है, ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म जैसे यूरोप में वो स्टार्ट होती है, द यूनिफिकेशन इटली में स्टार्ट हो जाता है, इन जर्मनी में, एंड दो इसके बाद में रीड्रॉइंग ऑफ अ नेशनल बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब हम इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें हम जब देखते हैं स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका या कोलोनिज्म इन एशिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनाइज, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना इनको हम डीप में पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम एक एक टॉपिक लेके करेंगे सो दैट हमें ना ईजी हो जाए। आप देखो डिस्कवर करता अमेरिका, कोलंबस आते हैं, वो डिस्कवर करते हैं, ठीक है, फिर मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ वेस्टफालिया, ठीक है, देन यो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, दिस ऑल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कांग्रेस इन ऑफ वियना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नेशनलिज्म इटली एंड जर्मनी में, वर्ल्ड वॉर वन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर टू, और अभी इसके कंटेक्स्ट में रशियन रिवॉल्यूशन अभी काफ़ी मतलब करंट अफेयर्स के हिसाब से दिस 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए, सॉरी, प्रीलिम्स मेंस के लिए, बिकॉज इफ़ यू नो दे, क्योंकि अभी ना वर्ल्ड में ना काफ़ी कोइलेशन चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमें, तो ये सारा लेके हमें काफ़ी देखना पड़ेगा। कोविड-19 का पेंडेमिक तब से लेके अब तक का जो भी वर्ल्ड में चला है सारा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम पूरा एज अ सिलेबस होल अच्छे से करते हैं इसको। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले करते क्या है, इसका डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म कैसे, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे, सो दैट हमारा जो टॉपिक है ना उसी के हिसाब से करते हैं। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे, फिर हम वर्ल्ड वॉर करेंगे, वर्ल्ड में जितने वॉर्स हुए हैं वर्ल्ड वॉर्स करेंगे, वर्ल्ड वॉर बेसिकली 1 और 2 दोनों करेंगे। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली दे रखे हैं ना, पहले उनको कवर करते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में जो हमें लगता है कि पास्ट पेपर्स के हिसाब से रिलेवेंट है, ठीक है। इसमें इतना ही करेंगे बिकॉज इतना ज़्यादा वेटेज इसका है नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का, बट फिर भी यू नेवर नो व्हेन दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी इज टोटली अनप्रडिक्टेबल, ईदर इट्स मेंस और ईदर इट्स प्रीलिम्स, ठीक है। तो आप कोई भी एक टॉपिक को ना छोड़ के नहीं जा सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और ये मैं बोलती भी नहीं हूँ, रिकमेंड भी नहीं करती हूँ किसी को। हालांकि फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था मैंने खुद छोड़ दिया था इस पोर्शन को, बट आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ओनली, तो उसके बाद आई फ्रॉम माई मिस्टेक आई लर्नड इट कि नहीं छोड़ना नहीं है, बिकॉज फॉर मी दैट टाइम आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे हिस्ट्री पसंद ही नहीं है, दैट वॉज द थिंग। होता है इनिशियली, बिकॉज वेन यू आर लाइक साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो तो फिर डेफिनेटली इट्स नॉट क्वाइट ईजी फॉर एनी वन to love history in the way that everyone the history lover does, okay, so it's like quite different for everyone. For you it may be different, like आपके लिए मे बी शायद साइंस डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो रेनेसा जब हमारे आते हैं 14 to 16 सेंचुरी ऑनवर्ड रेनेसा का स्टार्टअप होता है बेसिकली, तो ये हो जाते हैं हमारे 17 to 18 सेंचुरी तक एंड तक। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हमारा स्टार्ट होता है ना, क्यों आता है, स्टार्ट क्यों होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आता है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव एरा बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, व्हाट वी कॉल इट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, अदर नेम ट्रांसफॉर्मेटिव एरा, बिकॉज यहाँ पे ना जो सोसाइटी थी ना फ्रॉम द फ्यूडल टू एग्रेरियन इकोनॉमी टू द कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम को, तो ओरिजिनेट यहाँ पे कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। इट तो धीरे धीरे करके ये पूरे सारे वर्ल्ड में ना लाइक यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न यूरोप और उसके आगे ना बढ़ता जा रहा था। तो हमें जो यहाँ पे जो एट द कोर जो था ना उसका पीरियड जो था जो विटनेस कर रहा था शिफ्ट कहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट से प्रोडक्शन टू मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। हैंडीक्राफ्ट था पहले, उसके बाद मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, ड्रिवन बाय किसकी वजह से, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इटसेल्फ मीन कि टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट कहाँ पे आ गया, टेक्नोलॉजी में आगे, जैसे ही एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आता है तो फिर क्या होता है कि मेजॉरिटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉल होने लगती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो मार्केट फैक्टर्स है ना, ट्रांजिशन स्टार्ट होता है मार्केट में,
फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, मतलब फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाता है एज अ डोमिनेंट मोड ऑफ किसका, इकोनॉमिक प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है ना, वो प्रोफाउंडली रीशेप करता है सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। तो पेविंग अ वे टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन इमर्जेंस। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड लेड डाउन होती है, फाउंडेशन उसकी लेड होती है मैकेनिज्म की, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की, एंड जो आज की डेट पे जिसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी मानते हैं, फॉर एवर धीरे धीरे ह्यूमन हिस्ट्री में आगे आगे वो बढ़ती एग्जिस्टेंस, मतलब उसका अपग्रेडेशन होता जाता है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम ब्रिटेन में जब देखते हैं ना, पीरियड ऑफ अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड हमें, तो यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, मशीनरी आ जाती हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल सब स्टाफ फ्लरिश होती हैं, प्रोफाउंड इकोनॉमिक सोशल चेंज स्टार्ट होने लगते हैं। तो हमारा जो बेसिकली सरप्लस वेल्थ प्रोडक्शन होने लगता है यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आपका यहाँ आता है, कॉजेज जो हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या क्या हैं। सबसे पहला सरप्लस वेल्थ होने लगती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, पॉलिटिकल विल है, डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल ईजी मार्केट में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है। तो ये सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में जो था ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, मल्टी फेसेटेड था, फिनोमिना था, और जिसका हमारा सेवरल उसके कॉजेज हमने शॉर्ट में देखे। अब हम उसको डेप्थ में देख लेते हैं। व्हाट इज सरप्लस वेल्थ, क्या होती है सरप्लस वेल्थ, होती क्या है। सरप्लस से मतलब आप समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज सरप्लस वेल्थ। तो बेसिकली सरप्लस वेल्थ है कि रिवॉल्यूशन जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स में दिखने को मिलता है। तो एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर क्लास है ऑफ कैपिटलिस्ट जो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, सीकिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दियर सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो अपनी गुड्स को, सरप्लस जो गुड्स है उनके पास, तो वो उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मनी जो था वर नॉट अवेलेबल फॉर देम फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए उसका पैसा बढ़ाने से उनको ग्रोथ नहीं मिल रही। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे ना, वो रिक्वायर्ड थे फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, एज वेल एज जहाँ पे वेल्थ जो थी ना, दैट वेरियस कॉलोनीज, डिफरेंट कॉलोनीज थी उस टाइम पे, पर्टिकुलरली इंडिया एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट होता था, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगती है। अब जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है आपका, दिस इज हियर, कहाँ गया ये, हाँ वेट अ सेकेंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अच्छा मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, वेट अ सेकेंड, टॉपिक बना लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं, क्या है सरप्लस वेल्थ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, और क्या देखने को मिला, पॉलिटिकल विलिंगनेस है ना, विल, डिमांड, स्टेट का सपोर्ट, और क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक और चीज़ थी, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कॉजेस थे, मेजर कॉजेस। तो सरप्लस अभी हमने देख लिया, एक देखा हमने सरप्लस में क्या था, क्यों चाहिए था। अगला देख लेते पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, जो क्या करती है कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या थी, डिमांड फॉर मोर एंड मोर चीपर लेबर, मोर गुड्स चाहिए चीपर, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या चीपर लेबर नहीं है, पर हमें यहाँ पे चीपर लेबर चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे ही बढ़ जाती है तो चीपर लेबर चीपर हो जाती है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, फिर उसके बाद पॉलिटिकल विलिंगनेस आती है। देखो जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो डेफिनेटली जो लेबर फोर्स होता है उसका जो प्राइस बेसिकली वो जैसे ना आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में ना जब भी आप सीज़न के टाइम पे मैंगो, सपोज अभी ये मैंगो का सीज़न चल रहा है, वैसे चल ही रहा है मैंगो का सीज़न, इस टाइम पे क्या है मार्केट में ना मैंगो सस्ता है, अब जाने वाला है मैंगो, जैसे ही जाने लगता है तो मैंगो का प्राइस ऊपर आता है। तो हम ये ऐसे ही समझते हैं कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है कंट्री में या ग्लोबली वर्ल्ड में, तो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है, बेसिकली आपकी जो इनकम होती है, जो वेजेस होते हैं वो डाउन चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास में एक एंटरप्रेन्योर के पास में ना ऑप्शन है, वो 100 रुपये में काम करने वाले को रख लेगा, आपको नहीं रखेगा। आप 10,000 मांग रहे हो, ही वोंट रिक्रूट यू। तो बेसिकली दिस हैपन्स। तो नेक्स्ट कॉज क्या है आपका, पॉलिटिकल विल। ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट होती है ना वो इन्फ्लुएंस्ड बाय कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट से, क्योंकि उसको दिखने लगा था कि आने वाले वक्त में ना ये न्यू एज है, तो यहाँ पे उनको अपना इंटरेस्ट दिखने लगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इट फॉट विद अदर कंट्रीज टेनेशियसली फॉर मार्केट एंड कॉलोनीज, डिफरेंट मार्केट एंड कॉलोनीज के लिए वो लड़ती रही दूसरी कंट्रियों से। तो डिमांड क्या थी, नेक्स्ट इज योर डिमांड। बेसिकली डिमांड क्या रहती है, दिस टॉपिक डिमांड इज बेसिकली कि जो इन्वेंशन हो रहा है ना ऑफ द हार्गेवियर और द क्रॉम्पटन और वॉट और कैटराइट और अदर जो टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट होता है टू मीट द ग्रोइंग पॉपुलेशन की, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी उनकी प्रोडक्शन डिमांड को मीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो जितना भी हमारा जो ऑल जो कोस्ट अलोंग द कोस्ट, तो ब्रिटेन हैज एस्टैब्लिश एक बहुत बड़ा पोर्ट, उसने ब्रिटेन ने काफ़ी थ्रू आउट द कॉलोनीज ने इट एस्टैब्लिश द पोर्ट एंड मेकिंग इट सिंपल टू कंडक्ट अ फॉर्म बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। उसके लिए काफ़ी ईजी था क्योंकि इंडिया से भी ट्रेड ही हो रहा था, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम ब्रिटेन में ना इसने काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने प्रोवाइड किया था नेसेसरी कैपिटल। जब भी हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, कोई डेवलपमेंट करना है तो आपको सपोज घर ही बनाना है, डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए डेवलपमेंट ही कर रहे हो ना अपने घर का, न्यू रिनोवेशन कर रहे हो तो यू नीड अ मनी। तो ये वो हमें कहाँ से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, बैंक इज द फॉर्मल सेक्टर, तो बैंक से हमें मिल रहा है, बैंक से वो लोन मिल रहा है, तो लोन यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिली इसको ईजिली, कैपिटल और सब फाइनेंशियल सपोर्ट का इन्फ्यूजमेंट मिल गया, तो स्टैब्लिश, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई यहाँ पर एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू मशीनरी, और न्यू मशीनरी को डेवलप करना काफ़ी ईजी हो गया था। यहाँ के फंडिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन पे वर्क हो गया। स्टेट सपोर्ट कैसे हम बोल सकते हैं, द स्टेट ऑल्सो सपोर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थ्रो लाइक लेजर फेरे एंड पॉलिसीज़ जो एडवोकेट करती थी, एडम स्मिथ की पॉलिसीज था जिसने फोकस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और इसके बाद हमने देखा कि फ्रेंच जो बिजनेसमैन थे वो भी इट वाज अगेंस्ट द अर्लियर आइडिया ऑफ द मर्केंटाइलिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट, बट लेटर ऑन दे ऑल्सो केम विद दिस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल जो था ना, ईजी मार्केट एक्सेस हो गया था ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के पास में सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल के लिए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था कि ब्रिटेन यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता था, ब्रिटेन में अपना बनाता था, फिर इसका इंडिया में आके उसको बेचता था। दैट वॉज अ डुअल ड्रेन थ्योरी जो थी हमारी। तो बेसिकली उसी को यहाँ पे हमने बोला है कि तो उनके पास में कॉलोनीज थी ब्रिटेन के पास में काफ़ी सारी, उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल उनके लिए इजी था यहाँ से लेकर जाना और अपनी कंट्री में बना के फिर फाइनल प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस गुड्स बाकी कॉलोनीज में सेल करना, तो वो ईजी था। तो इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट में हमने देखा कि इन्वेंशन किसका हो गया, फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन कर दिया, वीविंग ऑन अ लूम इन्वेंट कर दिया, और इसके बाद में यान की शॉर्टेज जो थी 1768 में इन्हें यान की शॉर्टेज होने लगी, जिसके बाद उन्होंने स्पाइनिंग जेनी से क्या कर दिया, परफेक्टली एक प्रॉपर स्पिनर प्रोड्यूस कर दिया।
फिर वाटर फ्रेम स्पाइनिंग मशीन हमारी आ जाती है, ऑकवर्ड वही ऑकराइट करके, जो ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे फिर क्या करती है, हो जाती है, इसको क्या वर्ड होता है एग्जैक्टली, फ्लरिश हो जाती है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टिमुलेट हो जाती है, इंडस्ट्रीज एंड इवन अ डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग एंड ऑल दिस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। स्टीम इंजन आ जाता है, देन योर कोल एंड आयरन में हम काफ़ी एडवांसमेंट कर लेते हैं, प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 1814 में जॉर्ज स्टेफन आते हैं, फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन बना देते हैं। फिर हमारा फेवरेबल क्लाइमेट भी था यहाँ पे, लाइक फाइनली द टेम्परेचर ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ब्रिटिश में, फेवरेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग किसका, कॉटन क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अभी हमने देख लिया कॉजेज़ क्या थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये कहाँ देखा हमने, ब्रिटेन में देखा। अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं। जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी लाइक रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व था। यहाँ पे भी मेजर चेंजेस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, और ट्रांसफॉर्म होती है इससे डेली लाइफ्स ऑफ अमेरिकन की जो डेली लाइफ है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फैक्टर्स यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, यहाँ पे हमारा होता है एम्बार्गो एक्ट ऑफ 1807। बेसिकली ये प्रोहिबिट करता है अमेरिकन मर्चेंट शिप्स को फॉर लीविंग द फॉरेन पोर्ट्स। ये बेसिकली यहाँ पे अभी अमेरिका बेसिकली लड़ रहा है, बेसिक यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं फॉरेन वेसल्स को कैरिंग अमेरिकन गुड्स आउट ऑफ अमेरिकन पोर्ट्स। अमेरिकन वर फोर्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर गुड्स बिकॉज दे कुडंट एक्सेस द फॉरेन गुड्स, उनको एक्सेस करना अलाउड नहीं था। तो नेचुरल रिसोर्स जो था, तो यूनाइटेड स्टेट में जो था अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस था लाइक वाटर, टिम्बर, मेटल एंड कोल फ्यूल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस गुड्स फॉर द मार्केट। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है क्लास 6, 7, 8 की, तो आपको पता है अमेरिका मेजॉरिटी 8th की अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो 8th की ज्योग्राफी में आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में अमेरिका प्रोडक्शन में आगे है, बिकॉज इट इज़ लाइक ब्लेस्ड है, पहले से ही नेचुरली ब्लेस्ड है कि वो उसके पास में ऑलरेडी पहले से ही था ये सब। तो लाइक जोग्राफिकल टेरिटरी को लेके हम झगड़ा नहीं कर सकते ना, हम ऐसे ये हमारे हाथ में नहीं है कि कंट्री, अगर हमारा मन, वैसे हमारा मन तो करता है कि काश हमें जोग्राफिकल टेरिटरी वो वाली मिल गई होती, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इट्स लाइक तो वो पहले से ही ब्लेस्ड है, तो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास अबंडेंट क्वांटिटी में था। तो रेल रोड्स हमारी अमेरिकन अमेरिकन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यूएस ने प्रमोट किया था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कोल, स्टील। तो ये स्पीड अप हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो मास प्रोडक्शन करते हैं, मास कंजम्पशन भी होता है इनका, और इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन भी आता है। तो अबंडेंट लेबर सप्लाई हो जाती है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, बिकॉज अमेरिका की स्टार्टिंग में ही पॉपुलेशन कम थी, लेटर ऑन भी कम ही है, आज भी कम है, तो मेजॉरिटली वहाँ पे फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो रेलवे इंडस्ट्री और इन सबको ना क्या मिल गया, लेबर पूल मिल गया एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पे भी लीजन एंड फेयर पॉलिटिक्स हमारी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस यहाँ पे भी एबल टू थ्राइव, मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा एंड ग्रो एट अ रैपिड पेस पे जब ये ग्रो करने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड ऑल। क्योंकि क्यों रैपिड पे कोई बिजनेस फ्लरिश कर पाता है, बिकॉज गवर्नमेंट का ना काफ़ी इम्पैक्ट होता है, सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। जब जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, मेक इन इंडिया में भी हमारी जो इंडिया में जो कंपनियां हैं, जो अभी उसमें या MSME के अंडर में जो कंपनियां ग्रो कर पा रही है, रीज़न बिहाइंड दैट इज गवर्नमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली करंटली टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि आप अपना काम करो, कुछ भी करो, काम करो, अपना करो, यू शुड बी द जॉब प्रोवाइडर। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू विद द पॉलिसीज एंड ऑल। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे यहाँ पर। तो जैसे जैसे आगे आगे देखो, हमारा ये कॉटन गिन स्टार्ट हो जाती, इन्वेंट हो जाती है, फिर टेलीग्राफ स्टार्ट,
टेलीग्राफी इन्वेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे सिविल वॉर जैसे ख़त्म होता है, तो सिविल वॉर के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेलरेट होने लगता है। द फर्स्ट जो हमने फिनिश देखा था ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का, वो देखा था 1869 में। तो इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है, थॉमस एल्वा एडिशन, आप सबने पढ़ा है, सबको पता है, ठीक है, 1879 में। फिर अब्राहम ग्राम बेल लाते 1879 में, जिन्होंने पूरा का पूरा सारे एक टेलीफोन का सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया। और इसके बाद में बिकॉज इन्वेंशन हो गया ना टेलीफोन का, तो इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनेबल कर दी किसकी तरफ में, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह आ जाएंगी। जैसे आज की डेट में कौन सी मोटर आ रही है, सोलर व्हीकल्स एंड ऑल आने लगी है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर व्हीकल्स एंड ऑल। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैम्स एंड सबवे ट्रेन्स आ जाएंगी यहाँ से। तो फर्स्ट रोलर कोस्टर आता है हमारा जो एडविन प्रेस्कॉट ने दिया था 1898 में। तो फर्स्ट एरोप्लेन हमारे आ जाता है यहाँ पे 1903, और एरोप्लेन से लेके अभी इस बार का एयरप्लेन मतलब प्लेन क्रैश एंड ऑल इस बार अभी रिसेंटली हुआ है। तो इन इंडिया के कंटेक्स्ट में तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंस, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और फोर्ड मॉडल, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी हमने देखा, अमेरिका देख लिया, ब्रिटेन देख लिया। कल हम फ्रांस देखेंगे और उसके फैक्टर्स, फिर जर्मनी देखेंगे एंड देन जापान, एंड उसके बाद इम्पैक्ट देख लेंगे सारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज अ होल, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, दिस मच फॉर नाउ। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि आपने क्या क्या देखना है, एंड उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का थोड़ा सा स्टार्टिंग, दैट्स इट। ओके, आई होप you are enjoying and you are studying well from 1st onward. Just buckle up your shoes so that 1st August onward, so that we are basically going to have a roller coaster ride for up next 6 months. Where you won't get even a little time for yourself, because almost 7 to 8 hours ki studies, then your self studies, so it will be like totally a hectic months now, because as exams are approaching. So all the best, stay positive, keep drinking water, and make yourself very comfortable, बिकॉज अगले साल भी मेहनत करनी है, इस साल भी मेहनत करनी है यार। क्यों अगले साल के लिए सोचना है, एक ही साल में मेहनत करके नक्की करो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय द वे।